हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 10 का जो हमारा जीवों का विकास चल रहा था उसका ये थर्ड पार्ट है। ये चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये क्या दिखा है नीचे के चित्र में, इसमें देखकर बताएं कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया। देखो जैसे ये मूली की खेती में बाढ़ आने पर कुछ पौधे का बह जाना और मूली की खेती में बचे पौधे। तो मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब जो मूली की जड़ें हैं वो ज़्यादा अंदर तक नहीं रहती, इनकी जड़ें ऊपर ही ऊपर रहती, इसलिए बाढ़ आने के कारण अधिकतर जड़ें जो हैं, अधिकतर पेड़ जो हैं वो उखड़ गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह कृत्रिम आप जानते हैं कि ये कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज गेहूँ, धान, गेहूँ इत्यादि की हज़ारों किस्में पाई जाती है। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियाँ मनुष्य के द्वारा चयन का नतीजा है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे ये क्या है, सरसों का पेड़ है। ये कई सारे पेड़ हैं, ये मूली के हो गए, ये पत्ता गोभी की, फूल गोभी के, और ये भी कई प्रकार के पेड़ हैं। तो ये क्या है, जो सरसों के पेड़ का ही प्रजाति से ही उत्पन्न हुए। ठीक है दोस्तों, फिर अब आगे देखते हैं कि डार्विन के बीगल की यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक नया वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई देशों तक बीगल जैसी खोज की यात्रा में निकला। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जो उन्होंने मुख्य रूप से तितली और स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और अपना निष्कर्ष दिया। सुझाया कि प्रजातियां जो होती है पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, विकास का सिद्धांत। गहन अध्ययन और कई जीवों को अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के बाद डार्विन और वेल्स मिलकर इस नतीजे पहुँचे कि जीव में विविधता पाई जाती है। किसी में जीने की क्षमता कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है। कोई कम संतानें पैदा करता है तो कोई ज़्यादा संतानें पैदा करता है। जिनकी जीने की क्षमता कम होती है वह परिवेश में अपने आप को ढाल लेते हैं और एक नई प्रजाति के रूप में दिखाई देते हैं। सेकेंड है दोस्तों कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूदा प्रजातियों से हुई है। फिर विविध जीव की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया गया जा सकता है। जो जीव की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से ही हुई है। फिर किसी भी जगह जनसंख्या पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है। कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो दोस्तों ये जो मैप है इसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ जो जीव जो होते हैं उनमें कुछ विभिन्नताएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में जाती हैं। फिर हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति के रूप ले लेती है। मतलब दोस्तों क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते उनमें कुछ विभिन्नताएं हो जाती है और वो एक नई पीढ़ी का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाले ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होते हैं। लाभदायक विभिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती है। देखो दोस्तों, जो प्रजाति है अगर अपने आप को मौसम के हिसाब से या परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है तो वो लंबे समय तक जीती है और उनकी जो आबादी होती है उसमें वृद्धि होती है। जो पहले से उपस्थित प्रजाति की आबादियों को प्रभावित करती है, उन आवास में जाने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान ले लेती है। इस प्रकार प्रजाति की आबादी में क्रमशः बदलाव होता रहता है जिसमें जीव का विकास चलता रहता है। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? और फिर दोस्तों आगे बताया गया है कि जो क्या आप जानते हैं, जो डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये वाली पुस्तक है, वेल्स की डार्विनिज्म नाम की इनकी जो पुस्तकें हैं। फिर अनुकूल प्रजाति, जो मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है उसको अनुकूल प्रजाति बोलते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती जाती है।
हमने देखा है कि हमने पढ़ा है कि दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के फ्रेंच में एक प्रजाति गलापागोस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के फ्रेंच में एक प्रजाति गलापागोस के द्वीप में विविध प्रकार के प्रजाति के फ्रेंच बने जो अलग अलग आवास में पनपे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फ्रेंच अगले द्वीप के फ्रेंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों की विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। मतलब दोस्तों एक ही प्रजाति से कई प्रजातियों का निर्माण हो जाता है और उनमें क्या हो जाता है, विभिन्नताएं हो जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस सब में क्या विभिन्नताएं आ जाती है और वो एक दूसरे से लैंगिक प्रजनन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता में अलग अलग प्रजाति के बनने का प्रजातिकरण कहते हैं। फिर देखते हैं डार्विन के समय ही प्रजाति जीवों के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना जाता है, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति से में मिलने वाली प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उनमें एक नई प्रजाति मानना बेहतर था। मतलब जो लैंगिक प्रजनन है उसमें इतनी सारी विभिन्नता आ जाती थी कि एक नई प्रजाति मानना। तो जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हो रही थी, पर यह ऐसे जीव की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पा रही थी। पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती है, जैसे जीवाणु और कुछ पौधे। कुछ प्राकृतिक आवास से या खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजाति होने की संभावना रहती है। विविधता कैसे उत्पन्न होती है, इसमें इसके अलग किसी किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते, इस दिशा में डार्विन ने कई प्रयोग करते रहे। कुछ तो पौधे के साथ, कुछ जंतु के साथ। मिराबिलिस कबूतर विविधताओं के संसाधन के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जूनर मेडल के अध्ययन का उल्लेखनीय योगदान है। इसके बाद हम आनुवंशिकी अध्ययन में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो प्रजातियों के बारे में इसमें बताया गया है कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति मानना ही बेहतर है क्योंकि उसमें लैंगिक प्रजनन तो हो रहा है और बाकी उसके बावजूद उसमें विभिन्नताएं पाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ। फिर अगला चैप्टर देखेंगे।